नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। विश्व भूगोल की सीरीज में आज हम यूरोप महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। यूरोप महाद्वीप पर हमारी एक क्लास हुई है जिसमें हमने यूरोप महाद्वीप का सामान्य परिचय और पर्वत, इन दो चीजों पर चर्चा कंप्लीट की। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि आपको उसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? यदि आप जानते हैं तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से बहती है? सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी कौन सी? आपने तो पढ़ा है, आपने ये चीज तो पढ़ी है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मैं पूछ रहा हूं, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर बहती है? सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी कौन सी है? यदि आप जानते हैं तो इन दोनों सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो ये सवाल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसका हम वापस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, एक कहानी के फॉर्मेट में हम समझें तो ये जो यूरोप महाद्वीप है इसे समृद्ध महाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। समृद्ध महाद्वीप का दर्जा क्यों दिया जाता है? यूरोप महाद्वीप का आर्थिक विकास अधिक हुआ है। अब आर्थिक विकास अधिक होने के पीछे कुछ कारण रहे होंगे, तो वो क्या कारण थे एक बार हम उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करें। देखिए, ब्लैक बोर्ड छोड़ दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। यूरोप महाद्वीप को समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इस महाद्वीप में सर्वाधिक विकसित देशों की संख्या है। ठीक है, अब विकसित देश हुए कैसे? सबसे पहले तो हम ये जाने, जो यूरोप महाद्वीप है ना, इसमें प्राकृतिक संसाधन विपुल मात्रा में पाए जाते हैं। जब प्राकृतिक संसाधन हैं तो उनका दोहन भी हुआ होगा और इससे इन देशों का विकास हुआ। इसके साथ साथ ये जो देश थे, यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। हम जब औद्योगिक क्रांति वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। ठीक है, तो यूरोप से ही हुई थी। मशीनों के द्वारा उत्पादन सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में ही शुरू हुआ था। 15 से 20वीं जो सदी रही, कौन सी सदी? आप देखना, 15 से लेकर 20वीं सदी, ये जो सदी थी ना, इसमें विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु यही यूरोप महाद्वीप रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा जब उपनिवेश बनाने की होड़ 18वीं सदी में लगती है तो इस यूरोप महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इतनी दूर दूर तक भी इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे। इसका फायदा इन्हें क्या मिला? फायदा इनको मिला कि जो एशिया, इनमें जो देश थे वो जो कच्चा माल उत्पादित करते थे, अफ्रीका में थे, ऑस्ट्रिया में थे, अमेरिका में थे, दोनों अमेरिका में, यहां से ये कच्चा माल यूरोप ले जाते। इन सभी महाद्वीपों से या उपनिवेशों से कच्चा माल यूरोप ले गए विभिन्न देशों के द्वारा। यहां पर इस माल को मशीनों द्वारा तैयार माल में परिवर्तित किया और फिर पुनः इसी माल को वापस इन्हीं देशों, उपनिवेशों में ले जाकर डबल कीमत पर बेचा। क्योंकि ये उपनिवेश थे तो इनकी अपनी मर्जी थी, किसी भी कीमत पर ये इनको यहां पर ले जाकर बेच सकते थे। यहां से इनको 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक मुनाफा हुआ और इससे यूरोप का आर्थिक विकास अधिक हुआ। ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, ये सब हम आधुनिक भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे या आधुनिक विश्व का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। मैंने ये अब यहीं आपको समझा दिया, क्योंकि आधुनिक इतिहास की जो क्लास है, आधुनिक भारत का इतिहास, वो तो हम रिवीजन फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये तो रही पूरी पूरी बात। इसके साथ साथ यहां पर किसी भी प्रकार का गर्म मरुस्थल नहीं पाया जाता, ये बात आपको याद रखें। कोई भी गर्म मरुस्थल यूरोप महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। मानव बसाव युक्त जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ दीजिए, मानव बसाव युक्त जो महाद्वीप है, ये इनमें एकमात्र महाद्वीप है जहां पर गर्म मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गर्म मरुस्थल नहीं है तो मतलब यहां पर कृषि योग्य भूमि की अधिकता है और यहां की जलवायु भी अनुकूल है, इसलिए यहां पर कृषि का उत्पादन अधिक होता है। अब हम चलते हैं आज की क्लास पर। पर्वतों में हमने देखा था। एक चीज और आप याद रखना कि यूरोप और एशिया, इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, और यूरोप और एशिया को जो अलग करता है ना, उसमें आएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इन्हें अलग करता है। उसके बाद आएगा काला सागर,
काला सागर के बाद आएगा कॉकेसस पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और यूराल नदी। ये सब मिलकर यूरोप को एशिया से अलग करते हैं और यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। अब देखो मैप पर दिख रहा है आपको इजीली, यूरोप और एशिया जो है ना, ये दोनों टच हो रखे हैं, इसलिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, हम मेन जो ज्वालामुखी है ना, वो यूरोप महाद्वीप में इटली में पाए जाते हैं। ये जो इटली का क्षेत्र है ना, ये तो मुख्य भूमि वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ये द्वीप समूह है, ये द्वीप छोड़ दीजिए आप, ये वाला द्वीप छोड़ दीजिए, ग्रीन वाला, ये फ्रांस का है। इसके अलावा ये द्वीप, ये द्वीप, ये द्वीप, ऐसे द्वीप जो हैं ये इटली के। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर हम 3 ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ब्लैंक मैप पर चलते हैं। मैं एक एरिया ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो एरिया है ना, ये एरिया है मेडिटेरियन सी का। कौन सा? मेडिटेरियन सी। अब हम इसको लाइन से बंद कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागर है। इसमें ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सबसे पहले हम एक ज्वालामुखी की बात करते हैं। ये ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी का नाम है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा का उद्गार निरंतर रूप से अभी भी हो रहा है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा, सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान में लावा का उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा का उद्गार ना तो वर्तमान में हो रहा है ना ही भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी से लावा का उद्गार निरंतर हो रहा है। जब ये भूमध्य सागर में दिखाई देता है तो ये प्रकाश स्तंभ की भांति दिखाई देता है, इसलिए इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह सवाल मैंने आज की क्लास में आपको स्टार्टिंग में ही पूछा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी। दूसरा ज्वालामुखी हम पढ़ेंगे माउंट एटना ज्वालामुखी। ये जो एटना ज्वालामुखी है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। सारे ज्वालामुखी इटली के ही द्वीपीय भाग पर हैं। ठीक है। तीसरा ज्वालामुखी हम देखेंगे, तीसरे ज्वालामुखी का नाम है माउंट विसुवियस ज्वालामुखी। माउंट विसुवियस ज्वालामुखी। ठीक है, यह सुषुप्त ज्वालामुखी। मैंने आपको तीनों प्रकार के ज्वालामुखी बता दी। सक्रिय ज्वालामुखी मैंने बताया, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान में लावा का उद्गार निरंतर रूप से हो रहा है उसे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एटना और स्ट्रोम्बोली दोनों सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, वर्तमान में लावा का उद्गार नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में लावा का उद्गार होने की संभावना है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, अर्थात वो अभी कच्ची नींद में सो रहा है, ये मान लीजिए आप। ठीक है। तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी, जिससे वर्तमान में भी नहीं हो रहा और भविष्य में भी किसी प्रकार के लावा के उद्गार होने की संभावना नहीं है, उसे मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी। अब हम एक बार नोट्स से इसको पढ़ लेते। नोट्स पर चले तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये भले ही आपको याद नहीं रहे लेकिन इटली याद रहना चाहिए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोलते हैं। यह बात आपको याद रखनी। दूसरा, एटना ज्वालामुखी, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है तथा यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह भी आपको याद रखनी है। और तीसरा है माउंट विसुवियस, यह इटली में स्थित है और यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, तीनों ज्वालामुखी समझ में आ जानी चाहिए। मैप पर भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं यूरोप के पठार। पठारों में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 या 5 प्रकार के पठार यहां पाए जाएंगे। पठारों में एक आएगा मेसेटा सेंट्रल। मेसेटा सेंट्रल पठार, यह पठार स्पेन में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा आएगा मैसिव सेंट्रल।
ये फ्रांस में पाया जाता है। याद रखने के तरीके हैं, मेसेटा मैसिव, मेसेटा मैसिव। फिर आएगा बवेरियन पठार, ये जर्मनी में आएगा। फिर आएगा बोहेमियन पठार, और सबसे लास्ट में आएगा फिनो स्कैंडिनेवियाई पठार, फिनो स्कैंडिनेवियन पठार। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक बार तो मैप पर चलते हैं। ठीक है, मैप पर चलें। ये जो स्पेन वाला भाग है, मैं इसमें येलो है तो इसमें अपन ग्रीन पेन से बना देते हैं। ये जो पठारी भाग है इसका नाम है मेसेटा सेंट्रल, मेसेटा सेंट्रल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये फ्रांस वाला भाग है, इसमें रेड पेन से बना देते हैं। इसमें पाया जाता है मैसिव सेंट्रल। कौन सा? मैसिव सेंट्रल। ठीक है, जर्मनी वाले भाग में वापस हम ब्लैक पेन लेते हैं। पहले ब्लैक पेन से बना रहा हूं मैं जर्मनी वाला, इसे बोलते हैं बवेरियन पठार। अभी देखो, ये चीज रिपब्लिक, जिसे चेक रिपब्लिक बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, और यहां पर छोटे छोटे देश हैं, हंगरी, सोलाविया, चेकोस्लाविया, युगोस्लाविया, इनमें एक पठार पाया जाता है जिसे बोलते हैं बोहेमियन पठार। और ये ऊपर वाला जहां हमने स्कैंडिनेवियाई देश पढ़े थे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनमें फिनलैंड को आप छोड़ दो, और इन दोनों में एक पठार पाया जाता है जिसे बोलते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन पठार, स्कैंडिनेवियन पठार। ये चीज आप याद रखें। ठीक है, 5 पठार हमने देखे, मेसेटा सेंट्रल, मैसिव सेंट्रल, बवेरियन, बोहेमियन और फिनो स्कैंडिनेवियन। ठीक है, 3 ज्वालामुखी आज हमने पढ़े, 5 हमने पठार पढ़े। एक बार चलते हैं नोट्स के थ्रू, इनका एक बार फिर पुनः रिवीजन करते हैं। मेसेटा सेंट्रल पठार स्पेन में स्थित पठार, जिस पर टेगस नदी बहती है, और इसमें लोह अयस्क और तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ये चीज हम खनिज संसाधनों में दोबारा पढ़ेंगे, फिर भी अगर यहां पढ़ लें वहां पढ़ लें, 2 जगह इनका रिवीजन हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा मैसिव सेंट्रल, फ्रांस में स्थित पठार, जिसमें लोवार और सीन नदियां निकलती हैं। क्या आपको पता है कि सीन नदी के किनारे ही पेरिस शहर बसा है? पेरिस शहर में ही है सीन नदी, ये बात आपको याद रखनी है। बवेरियन पठार जर्मनी में स्थित पठार, जिसमें लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। और बोहेमियन मैसिव, ठीक है, चेक गणराज्य, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है। कुछ एरिया जर्मनी में आएगा, पोलैंड में आएगा, ऑस्ट्रिया में आएगा, चेक गणराज्य में भी आएगा, इधर युगोस्लाविया में भी आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। में स्थित है बोहेमियन पठार। इसके बाद चलें फिनो स्कैंडिनेवियन पठार, नॉर्वे और स्वीडन में स्थित पुराना पठार, जहां लोह अयस्क और तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ये 5 हमने पठार देख ली। अब तक की जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने 3 तो ज्वालामुखी देखे। पहले एक बार ज्वालामुखी को यहां बना लेते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी हमने देखे, बात करें। ज्वालामुखी में पहला देखा हमने स्ट्रैम्बोली। स्ट्रैम्बोली जो ज्वालामुखी था उसे ही कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, दूसरा हमने देखा एटना ज्वालामुखी, और तीसरा देखा माउंट विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं पठारों में। पठार की बात करें तो पेन चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली आपको याद रहे, ग्रीन ले लेते हैं। यहां लिखते हैं पठार। पठार में पहला हमने देखा मेसेटा सेंट्रल, दूसरा देखा मैसिव सेंट्रल, फिर देखा बवेरियन पठार, उसके बाद पढ़ा बोहेमियन मैसिव, और इसके बाद लास्ट पठार हमने पढ़ा फिनो स्कैंडिनेवियन, फिनो स्कैंडिनेवियन पठार। ये सारे हमने पठार देखे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको याद होगी। ज्वालामुखी स्ट्रैम्बोली, एटना, विसुवियस, पठार मेसेटा मैसिव, मेसेटा सेंट्रल, मैसिव सेंट्रल, बवेरियन, बोहेमियन और फिनो स्कैंडिनेवियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैदानों की। मैदानों की बात करें तो मैप पर चलते हैं। एक बार आप ब्लैंक मैप लेते हैं, इस पे ग्रीन कलर से मैं बना देता हूं। घास के मैदान ग्रीन ग्रीन ही होते हैं, तो हम देखते हैं ये जो ग्रीन मैदान पाए जा रहे हैं यूरोप में, मैं पूरे यूरोप में बना देता हूं। पूरे यूरोप का जो नाम दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का, उनका नाम है स्टेपी।
यूरोप में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपी कहते हैं। ये जो मैदान है ना, ये कृषि और पशुपालन दोनों के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो स्टेपी है ना, इसे हंगरी और इसके आसपास के देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया आदि देशों में, एक बार पेन बदल लेते हैं यार, बिना पेन फिर मजा नहीं आएगा, सारी चीजें घोचमोच सी हो जाती है। ठीक है ना, अब पेन बदल के हम बनाते हैं यहां पर, ये जो स्टेपी है ना, इसको हंगरी, इसके आसपास के देश जैसे रोमानिया, बुल्गारी, ये जो क्षेत्र है ना, इसमें इन घास का जो मैदान पाए जाते हैं, एक मिनट रुकना, स्टेपी जो घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी जो घास के मैदान पाए जाते हैं ना, उन्हें पुष्टाज बोलते हैं। ये भी आपको याद रखें। अब हम देखते हैं, एक नाम और आपको याद रखना है यहां, ये जो क्षेत्र है ना, जहां पर पो नदी बहती है, उस पो नदी घाटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें लैम्बोर्डी बोलते हैं। लैम्बार्डी, इटली की जो पो नदी है, उसकी घाटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे लैम्बार्डी बोलते हैं। ये तीन ही नाम आपको याद रखना है। स्टेपी पूरे यूरोप में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद हंगरी और उसके आसपास के देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, ऐसे जो देश हैं, चेक रिपब्लिक, इनमें जो हंगरी के आसपास पाए जाएंगे, उनमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें पुष्टाज बोल देते हैं। और पो नदी घाटी जो है इटली में, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे लैम्बार्डी बोलते हैं। एक चीज और याद रखना, यूक्रेन को यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यही चीजें आपको मैदानों में याद रखनी है यूरोप के लिए। एक बार चलते हैं नोट्स पे। नोट्स पे बात करें, यूरोप के मैदान स्टेपी, ये यूरेशिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। स्टेपी का विकास विस्तार केवल यूरोप में नहीं है, यूरोप के साथ साथ एशिया में भी। मैंने आपको अभी क्लास शुरू होने से पहले बताया था कि यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में जगह इनका विस्तार है। वोल्गा और यूराल यहाँ की प्रमुख नदियां। मैंने ये भी यूराल नदी मैंने आपको बताई थी, वोल्गा मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन यूराल पढ़ाई थी कि यूरोप और एशिया को जो पृथक करते हैं, उसमें जो प्राकृतिक चीज है उसमें ये भी आएगा। उच्चावच की बात करें, कौन कौन सी चीजें यूरोप को एशिया से अलग करती हैं, जिसमें हमने भूमध्य सागर पढ़ा, काला सागर पढ़ा, कोकेसस पर्वत देखा, कैस्पियन सागर देखा, यूराल पर्वत देखा, यूराल नदी देखी। तो यूराल नदी और वोल्गा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इस मैदान का उपयोग कृषि तथा पशुपालन के लिए किया जाता है, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी। इसके बाद आगे देखें, तो आगे हमने देखा पुष्टाज। हंगरी और उसके आसपास देश जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, स्लोवाकिया में विस्तृत स्टेपी को पुष्टाज कहा जाता है। इसे पैनोनियन स्टेपी भी कहते हैं। और यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। ठीक है, लैम्बार्डी, इटली में पो नदी घाटी का मैदानी भाग लैम्बार्डी कहलाता है। ये चीजें मैंने आपको मैप पर क्लियरली समझा दी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें मैदानों को आप। सबसे पहले यहां देखें, यहां पर जो मैदान पाए जाएंगे ना, सबसे पहले मैं रेड पेन से बना दिए, ये सारे मैदान तो स्टेपी हो गए। आपको याद रखना है, यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, उन्हें स्टेपी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पुष्टाज की। पुष्टाज देखें तो ये हंगरी है। मैं इसको कैसे बनाऊं, इसके लिए ले लेते हैं हम रेड ही ले लेते हैं, रेड ज्यादा अच्छा दिखेगा। ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोटिया, रोमानिया, ठीक है, ये इसके जो आसपास के देश हैं, पोलैंड, चीज रिपब्लिक, इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पुष्टाज। ठीक है, और अब नीचे चलेंगे तो ये जो इटली है, इटली को देखिए आप, इसको इधर लिखते हैं पुष्टाज। इटली में एक घास के मैदान और पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं लैम्बार्डी। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखिए। इसके साथ साथ ये जो यूक्रेन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग यूक्रेन को, इसको यूरोप का ब्रेड बास्केट बोलते हैं।
ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अफवाह तंत्र पर। अफवाह तंत्र की बात करें तो नदियां, यहाँ बहुत सारी नदियां हमें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट नदियां याद रखेंगे। बाकी इसमें नदियों में इतना याद रखना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे। तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां, सबसे पहले वोल्गा नदी। ये इंपॉर्टेंट नदी है, आपको याद रखनी है। वोल्गा जो नदी है ना, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अभी हम एक बार एक जगह और नाम पढ़ के आए हैं वोल्गा नदी का। स्टेपी जो घास के मैदान बनते हैं उसमें वह वोल्गा नदी प्रमुख नदी है और यूराल नदी प्रमुख नदी है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ साथ इस नदी का उद्गम रूस की बाल्डाई पठार से होता है और यह नदी कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। एक बार मैप पर चलते हैं, ब्लैंक मैप पर चलते हैं। ब्लैंक मैप पर आपको समझाता हूं कि वोल्गा नदी कहां से निकली, जिससे आपको आइडिया हो जाए। ये जो क्षेत्र है ना, ये यूरोप, एशिया, सॉरी, रूस का है। यहां पर एक बोल्डाई पठार है, यहां से नदी निकलेगी वोल्गा और वो यहां आकर गिरेगी। ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है और ये भूमध्य सागर है। ये है कैस्पियन सागर। इस कैस्पियन सागर में ये नदी अपना जल गिराएगी और इस नदी को बोलते हैं वोल्गा नदी। ये आपको याद रखें, ठीक है। सबसे लंबी नदी है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, यही बात आपको याद रखनी है और यही चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरी नदी डैन्यूब नदी। अब देखो, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। ठीक है, यह विश्व के सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है, जो 8 देशों से होकर बहती है। मैंने यही सवाल पूछा था, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर बहती है, तो वो डेन्यूब नदी है। कौन कौन से देश आएंगे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन। अब हम मैप पर इनको देखेंगे। ठीक है, निकलती कहां से है डेन्यूब नदी? ये जर्मनी से निकलती है। तो पहले हम जर्मनी देखते हैं, जर्मनी कहां पड़े। ये जो क्षेत्र है, मान लेते हैं कि यहां से निकली नदी, ये पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहां से नदी निकलेगी और वो नदी जाएगी 8 जगह से गुजरती हुई जाएगी। ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, बुल्गारिया में भी जाएगी, ऐसे बुल्गारिया से होती हुई ऐसे जाएगी रोमानिया, और फिर ये काला सागर में गिरती है। अब आप देखिए काला सागर कहां है? ये काला सागर यहां जर्मनी से निकलेगी और यहां से बहती हुई ये नदी इस काला सागर में आकर गिरेगी। इस नदी का नाम है डेन्यूब नदी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट यही है। बाकी छोटी छोटी नदियां बहुत हैं इसमें, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इस नदी बेसिन में कृषि कार्य किया जाता है, इसलिए इस नदी को हरित यूरोप कहा जाता है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो याद रख सकते हैं। राइन नदी, राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी, जर्मनी की प्रमुख नदी है। इस नदी के दोनों ओर कोयले का उत्खनन है या खनन किया जाता है। इस नदी से ही उस कोयले का परिवहन किया जाता है, इसलिए इस नदी को कोयला नदी कहते हैं। और नीदरलैंड का रोटरडम बंदरगाह राइन नदी के किनारे स्थित है। यह बात आपको याद रखनी है। क्या? राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है, नदी के दोनों ओर कोयले का खनन किया जाता था और इसी नदी से इस कोयले का परिवहन किया जाता था, इसलिए इसी नदी को कोयला नदी के नाम से जानते हैं। रोटरडम जो बंदरगाह है वो राइन नदी के किनारे स्थित है, यह बात आपको याद रखनी है। ये यूरोल नहीं है, ये यूराल नदी। यह नदी यूरोप को एशिया से सीमा बनाती है, यूरोप को एशिया से पृथक करती है। यह चीज हम देख चुके हैं पहले। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है, सीधा सीधा याद रखना है। कोई इतनी इंपॉर्टेंट नदियां यहां है नहीं जिसके बारे में बहुत डिटेल से बात करनी है, आपको याद रखना है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। सीन नदी इंपॉर्टेंट कर लो, पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। थेम्स नदी, थेम्स नदी को ब्रिटेन की गंगा कहते हैं और लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है, लंदन वाली बात आपको याद रखनी है। एक ही बात आएगी ब्रिटेन के लिए, लंदन नदी, थेम्स नदी। स्प्री नदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। रूर नदी, रूर नदी जर्मनी में बिटुमिनस कोयले के भंडार के लिए जानी जाती है। ठीक है, एक मिनट रुको। टाइबर नदी, रोम शहर
टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। डॉन नदी रूस में बहती है। कुछ भी नहीं है नदियों में। दो इंपॉर्टेंट नदियां मैंने आपको शुरू में ही बताई, वोल्गा और डैन्यूब। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लें। बाकी नदियों में इतना याद रखिए कि वो कहां है। राइन नदी जर्मनी कोयला नदी के नाम से जानते हैं। यूराल नदी यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। सीन नदी पेरिस शहर स्थित है। थेम्स नदी ब्रिटेन की गंगा है, लंदन शहर स्थित है। स्प्री नदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। रूर नदी यहां बिटुमिनस कोयले पाए जाते हैं। टाइबर नदी रोम शहर स्थित है। पो नदी इटली की गंगा है और डोन नदी रूस की नदी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम यूरोप महाद्वीप की झीलें पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे और औद्योगिक प्रदेश पर चर्चा करें। ठीक है, ये बात आप याद रखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।